गुरुकुलवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज की हमारी जो क्लास रहेगी एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर रहेगी। मोस्टली क्वेश्चन जो है एमटीएस के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। ये आपसे वादा है कि आज की क्लास में आप बहुत सारी चीज़ें नई सीख के जाओगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन दे रखा मित्रों कि भारत एक केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप की इसमें राजधानी पूछी गई है, कौन सी है। तो मित्रों, ये क्वेश्चन जरूर आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपके साथ साझा करूंगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको पता है कि इसका आंसर सी हो जाएगा। कवारती या कवारती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। मेरे मित्रों, मैं लक्षद्वीप से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लक्षद्वीप जो है इसको समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप जो है, इस लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र की संज्ञा दी जाती है। लक्षद्वीप को समुद्रपुत्र की संज्ञा दी जाती है। लक्षद्वीप जो है वो एक प्रवाल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कोरल से निर्मित द्वीप है। कोरल कोरल से निर्मित द्वीप है। साथियों, लक्षद्वीप जो है कटक का उदाहरण है। और कटक कौन सा कटक है? लक्षद्वीप जो है चागोस कटक का उदाहरण है। कौन सा कटक है? चागोस। मेरे मित्रों, कटक क्या होते हैं? कटक होते हैं जैसे ये समुद्र है, पानी है समुद्र का। इस समुद्र के पानी के नीचे पर्वतों की एक श्रृंखला जो पाई जाती है, इसी पर्वतों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? कटक कहा जाता है। तो चागोस कटक का उदाहरण है। और लक्षद्वीप जो है ये 36 द्वीपों से मिलकर बना है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 36 द्वीपों से मिलकर जो है ये लक्षद्वीप 36 द्वीपों से मिलकर बना है। साथियों, लक्षद्वीप की कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप की भाषा कौन सी है। तो मेरे मित्रों, लक्षद्वीप की भाषा जो है ये मलयालम जो है लक्षद्वीप की भाषा है। कौन सी भाषा है? मलयालम लक्षद्वीप की भाषा है। मेरे मित्रों, लक्षद्वीप से संबंधित कई सारी जानकारी और भी साझा करेंगे। जैसे लक्षद्वीप जो है ये भारत है। ये भारत का यहाँ पर पूर्वी तट है और ये भारत का पश्चिमी तट है। मेरे साथियों, भारत का जो पश्चिमी तट है, इसी पश्चिमी तट में ये यहाँ पर अरब सागर है और अरेबियन सी है। इसी अरब सागर में यहाँ जो द्वीप है वो द्वीप क्या कहलाते हैं? वही द्वीप कहलाते हैं लक्षद्वीप। कौन से द्वीप हैं मित्रों? लक्षद्वीप कहलाते हैं। मैं आपसे लक्षद्वीप के बारे में और भी जानकारी साझा करूंगा। ये छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक द्वीप का निर्माण करते हैं जिसे अमनदीवी कहा जाता है। कौन सा द्वीप है साथियों? अमनदीवी या अमनदीवी कहा जाता है। अमनीदीव भी कई बार मिल जाता है, ये समूह है। इसके बाद यहाँ पर 3-4 छोटे छोटे द्वीप और भी हैं। जैसे इस द्वीप का नाम यहाँ पर मिल जाता है एंड्रोथ द्वीप। बड़ा द्वीप है ये एंड्रोथ द्वीप जो है। ये कावाराती द्वीप है। कावाराती या कवारती द्वीप जो है। यहाँ जो द्वीप है ये अगती द्वीप है। इधर वाला जो द्वीप कहलाता है अगती द्वीप है। मेरे मित्रों, अगती अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा जो है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पर है? ये भी लक्षद्वीप के अंदर ही है। साथियों, ये यहाँ पर एक द्वीप है जिसको पीती द्वीप कहा जाता है। कौन सा द्वीप है? पीती द्वीप है। मेरे साथियों, इन चारों द्वीपों को मिला के एक द्वीप का नाम दिया जाता है जिसका नाम है कैन्नानोर। कैन्नानोर द्वीप। साथ ही इसी को कई बार लक्का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा द्वीप है? लक्का द्वीप के नाम से जाना जाता है। मेरे मित्रों, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक चैनल मिलता है। किस किस के? अमनदीवी और कैन्नानोर द्वीप समूह के बीच में एक चैनल मिलता है। मेरे मित्रों, ये जो यहाँ पर चैनल है, यहाँ चैनल है, इस चैनल का नाम है 11 डिग्री। 11 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछ ले पेपर वाला, 11 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? तो अमनदीवी और कैन्नानोर द्वीप समूह या लक्का द्वीप समूह के बीच में है। मेरे मित्रों, जो यहाँ पर चैनल, एक चैनल यहाँ भी मिलता है। यहाँ चैनल जो है वो 9 डिग्री चैनल है। कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। और 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है? मेरे मित्रों, यहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप को कहा जाता है मिनिकोय द्वीप। कौन सा द्वीप कहा जाता है? मिनिकोय द्वीप जो है। मेरे मित्रों, मिनिकोय द्वीप जो है इसकी भाषा कौन सी है? तो मिनिकोय द्वीप की भाषा साथियों महल द्वीप है। कौन सी द्वीप है? सॉरी, भाषा कौन सी है? महल भाषा है।
साथियों अभी इसकी बात ख़त्म नहीं हुई है, हम यहाँ पर भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। साथियों यहाँ तो जैसे ये 9 डिग्री चैनल आ गया, कौन सा चैनल आ गया, 9 डिग्री चैनल। यहाँ पर ये आपको मिनिकोय दिखाई दे रहा है, कौन सा द्वीप है, मिनिकोय द्वीप है। साथियों मिनिकोय के बीच में यहाँ पर एक 8 डिग्री चैनल है, कौन सा चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है। तो मित्रों 8 डिग्री चैनल जो है, यहाँ पर एक देश पड़ता है जिस देश को हम मालदीव के नाम से जानते हैं, मालदीव है ये, मालदीव के नाम से जानते हैं। मेरे मित्रों मालदीव की जो राजधानी है, मालदीव की राजधानी, मालदीव की राजधानी माले है, कौन सी है, माले। साथियों मालदीव जो है, मालदीव इसकी भाषा कौन सी है, तो मालदीव की भाषा जो हो दिवेही भाषा है, कौन सी भाषा है, दिवेही। इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 8 डिग्री चैनल किस किस के बीच में स्थित है, 8 डिग्री, तो 8 डिग्री चैनल साथियों मालदीव और मिनिकोय के बीच में स्थित है। कई बार बाई ऑप्शन की अगर बात करूं तो ऑप्शन के अंदर ये मिल जाता है मालदीव और लक्षद्वीप के बीच स्थित है, मालदीव है, लक्षद्वीप जो है इसके बीच में स्थित है। कई बार वो ये ऑप्शन में ये डाल देता है कि मालदीव और भारत के बीच में स्थित है, क्योंकि भारत का हिस्सा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप का हिस्सा ही कौन सा है, मिनिकोय है। उम्मीद है साथियों ये सारे फैक्ट आपको जरूर समझ में आए होंगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ। साथियों इसी संयुक्त राष्ट्र संघ को हम यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के संपोषणीय विकास की कार्यसूची 2030 में कितने संपोषणीय विकास लक्ष्य शामिल किए गए हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई सारे एग्जामों के अंदर लगातार पूछा जाता है, हर साल किसी ना किसी पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें 17 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए हैं यूएनओ के द्वारा। साथियों मैं अब यूएनओ से संबंधित आपके साथ बहुत सारे फैक्ट साझा करता हूं। मित्रों पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि सामूहिक दृष्टि से, आप ये सारी चीज़ें नोट करते रहना ज़रूर, सामूहिक सुरक्षा के लिए, सामूहिक सुरक्षा के लिए, बस थोड़ी सी राइटिंग में भी दिक्कत आ रही है, करना मैंने जिसको के लिए बना दूसरा संगठन, ये पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया विश्व का दूसरा संगठन कौन सा था, तो दूसरा संगठन था यूएनओ। कौन सा था साथियों, यूएनओ था। तो इसका मतलब पहला संगठन कौन सा था, फिर पहला संगठन जो बना था उसे कहा जाता है यूनाइटेड लीग ऑफ नेशन, सॉरी लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन कहा जाता है। साथियों कई बार आपसे पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा, इसका सक्सेसर जो है लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा है, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी भी कौन सा है, यूएनओ है, यूएनओ। 1919 के अंदर एक संधि हुई थी मित्रों, 1919 में पेरिस के अंदर संधि हुई थी। 1919 में संधि कौन सी हुई थी, पेरिस में संधि हुई थी। और उसी पेरिस संधि की बदौलत तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वुड्रो विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन। इसी वुड्रो विल्सन के प्रयासों से जो है लीग ऑफ नेशन जो है यह अस्तित्व में आया था। मेरे मित्रों लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था 1939 के अंदर, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई थी। तो कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था। और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया था तो 1944 के बाद ध्यान दिया गया कि एक और नया संगठन बनाया जाए जिससे वैश्विक स्तर पर शांति भी बने रहे और सभी देशों के लिए आगे निकल के आने की बात हुई कि सारे देश आगे आए और वैश्विक शांति के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करें। तो इसलिए कहा जाता है कि ये लीग ऑफ नेशन था, फेल हो गया था। मेरे मित्रों अगर मैं बात करूँ यूएनओ की तो एक पेज और ले लेते हैं यहाँ यूएनओ और पूरा जानकारी लेते हैं। अब यूएनओ की जानकारी लेते हैं। मेरे मित्रों यूएनओ जो है इसमें 50+1 देश यानी 51 देशों को ने एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और साथियों सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, इस सम्मेलन के अंदर संस्थापक सदस्य माने जाते हैं 51 देश। कितने देश हैं, 51 देश संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को हुई थी, ये सभी जानते होंगे। भारत जो है इन 51 सदस्यों में भारत का नाम कहीं पर नहीं था। भारत जो है 30 अक्टूबर 1948 को इसका सदस्य बना था मेरे मित्रों। और ये थोड़ी गलती यहाँ देखिए 45
24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। साथियों, भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है। भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और भारत की आज़ादी के बाद कोई चीज़ भारत करता तो उसमें हम सोच सकते हैं कि भारत उसमें कम से कम अंदर अंदर की बातों के लिए तो भारत स्वतंत्र था। वैसे भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन भारत की तरफ से अब हस्ताक्षर करने की बारी आई थी तो दो व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जो हस्ताक्षर किए थे उसके अंदर श्री ए रामा स्वामी, सी या रामास्वामी मुदालियर, रामास्वामी मुदालियर, और एक वो व्यक्ति थे वी टी कृष्णामाचारी, वी टी कृष्णामाचारी। मेरे मित्रों, वी टी कृष्णामाचारी जो हैं ये हमारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे। कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे ये, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। जब संविधान सभा बनी थी, इस समय तो नहीं बनी थी, बाद में संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया था, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। साथियों, यूएनओ जो शब्द है, इस यूएनओ शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो मेरे मित्रों, यूएनओ शब्द जो दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएसए जो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो दिए थे। लेकिन पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि यूएनओ जब अस्तित्व में आया था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो साथियों, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन जो थे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। मेरे मित्रों, इसके 6 अंग है, यूएनओ के 6 अंग हैं और 6 ही यूएनओ की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, भाषा जो है वो 6 भाषा हैं यूएनओ की। साथ ही यूएनओ का चार्टर पूछ लिया जाता है कई बार। यूएनओ का चार्टर जो है, इसी चार्टर पर हस्ताक्षर 51 देशों ने किए थे शुरुआत के अंदर, और इसमें 19 अध्याय हैं। अध्याय की बात की जाए तो कितने अध्याय हैं? और 111 अनुच्छेद हैं यूएनओ के चार्टर के अंदर, 111 अनुच्छेद हैं। यूएनओ के वर्तमान में महासचिव पूछ लिया जाता है। यूएनओ के महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरस जो हैं, ये यूएन के महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल देश से थे। कौन से देश से हैं? पुर्तगाल देश से हैं। तो इतनी सारी बातें हैं साथियों। 6 अंग और 6 भाषा की अगर बात करें तो लिखने के लिए जगह तो नहीं मिल पाएगी, तो मैं ऊपर से यहाँ से एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मित्रों, यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ तो निकल आई, जगह जगह बनाएंगे निकल आएगी। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 6 अंग कौन कौन से हैं, तो एक अंग जो है वो महासभा है, महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद जो है, क्योंकि पेपर में ये पूछ लिया जाता है कौन सा यूएनओ का अंग नहीं है। तीसरा जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा जो है न्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल जो है, न्यास परिषद। पांचवा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, शॉर्टकट में लिख दिया आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लिख लेना, जिसका हेडक्वार्टर हेग के अंदर है। और छठा हो जाएगा सचिवालय, सेक्रेटेरिएट जो है, ये सचिवालय हो जाएगा। तो ये यूएनओ के 6 जो हो गए, ये अंग हो गए, 6 अंग हो गए साथियों। इसका हेडक्वार्टर आईसीजे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हेग के अंदर है, हेग में है। बाकी सभी 5 को 5 का कहें या यूएनओ का हेडक्वार्टर कहें तो मेरे मित्रों वो न्यूयॉर्क शहर के अंदर है, यूएसए के अंदर न्यूयॉर्क में है। पांचों ये जो अंग है ना, पांचों अंग, ये जो पांचों अंग है, इन सभी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर भारत की तरफ से अब तक 4 व्यक्ति जज बने हैं। मेरे मित्रों, मैं नाम यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, एक बार जरूर आप देख लेना। 4 व्यक्ति बने हैं। पहले BN राव बने थे, दूसरे नागेंद्र सिंह बने थे, तीसरे रघुनंदन स्वरूप पाठक बने थे और चौथे बने थे जो आज के दिन है दलबीर सिंह भंडारी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अभी अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत का राष्ट्रीय जानवर है? मेरे मित्रों, 1973 जो है, इससे पहले 1973 तक कह सकता हूँ मैं, एशियाई शेर कहें या शेर कहें, ये भारत का क्या था? राष्ट्रीय जानवर था। लेकिन 1973 के बाद जो है बंगाल टाइगर जो है ये भारत का क्या हो चुका है? राष्ट्रीय जानवर बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी मित्रों, क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नॉर्वे भारत के सबसे पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या था? गजब का प्रश्न है मित्रों, गजब का प्रश्न है मेरे मित्रों। यहाँ देखिए, नॉर्वे की राजधानी की अगर बात की जाए तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। कौन सी है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। साथियों, भारत ने, वैसे तो देखा जाए तो भारत के 5 अनुसंधान केंद्र है। कितने हैं? 5 अनुसंधान केंद्र हैं। 5 हैं अनुसंधान केंद्र, जिसमें से 2 नॉर्वे देश में कह सकते हैं, नॉर्वे देश में कह सकते हैं, या फिर आर्कटिक क्षेत्र में है। आर्कटिक क्षेत्र जो है, इस आर्कटिक क्षेत्र में है। आर्कटिक साथियों, ये मित्रों थोड़ी सी यहाँ जो है आर्कटिक क्षेत्र में है। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा हो जाएगा कि स्टेशन का नाम कौन सा है? हिमाद्री। हिमाद्री जो है। साथियों, ये 2 जो हैं, 2, इनके दोनों के नाम लिखना। एक का नाम हिमाद्री है जो ऑप्शन में दे ही रखा है, और दूसरे का नाम जो है INDARC, इंडिया आर्कटिक। साथियों, भारत की पहली वेधशाला, भारत की पहली, और कौन सी पहली भूमिगत वेधशाला, भारत की पहली भूमिगत वेधशाला जो है, ये नॉर्वे देश में बनी थी। नॉर्वे साथियों विश्व का सबसे फेयार्ड, नॉर्वे विश्व का सबसे लंबा फेयार्ड तट, तो विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा फेयार्ड तट जो है वो कहाँ का है? तो विश्व का सबसे लंबा फेयार्ड तट जो है वो नॉर्वे देश का है। और साथियों, भारत के 3 अंतर्राष्ट्रीय और भी हैं, और कौन कौन से 3? जो कि अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिका में है। साथियों, एक का नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, और तीसरा भारती। ये 3 है। साथियों, दक्षिण गंगोत्री ने वर्तमान में जो है काम करना बंद कर दिया गया है। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यूरोपीय परिषद के झंडे तारों का वृत्त निम्नलिखित में से इसके कथनों पर के लिए आता है? राष्ट्र के लिए समन्वय और सद्भावना 12 सर्वोत्कृष्टता चिन्ह से मिलता है। साथियों, इसका ऑप्शन ये भी ठीक और इसका ऑप्शन ये भी ठीक है। 1 और 2 दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे मित्रों, अगर यहाँ से बात की जाए यूरोपियन यूनियन, मित्रों यूरोपियन यूनियन जो है, इस यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 सदस्य हैं वर्तमान में। अगर आपसे सदस्य देश पूछ लिया 27 है, क्योंकि मित्रों ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है, जिसको ब्रेग्जिट कहा जाता है। ब्रेग्जिट के बाद जो है हो चुका है, अभी ये 27 सदस्य हो चुके हैं। ब्रिटेन ने जो है 31 जनवरी 2020 को इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, या इसे यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया था। साथ ही यूरोपियन यूनियन जो है, ये इसी प्रकार जैसे यूएनओ 6 अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार 8 अंगों से मिलकर बना है। कौन सा? यूरोपियन यूनियन जो है, ये 8 अंगों से मिलकर बना है। इसमें यूरोपियन काउंसिल जो है, यूरोपियन काउंसिल जैसे ईयू जो है ना, ये ईयू 8 अंगों से मिलकर बना है। उन 8 अंगों में से एक अंग है यूरोपियन यूनियन। और मित्रों, यूरोपियन यूनियन से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूरोपीय परिषद, यूरोपियन यूनियन। साथियों, यूरोपियन यूनियन जो है, ये निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था का नाम है। यूरोपियन यूनियन राजनीतिक दिशा प्रदान करने वाली संस्था है। सुरक्षा नियमों का जिम्मा भी इसी संस्था के पास है। साथियों, यूरोपियन यूनियन या ईयू जो है, ईयू तो उसी का अंग हो गया, ईयू तो वो ही हो गया, यूरोपियन यूनियन। और साथियों, इसकी मुद्रा पूछ ली जाती है यूरोपियन यूनियन की, तो साथियों यूरोपियन यूनियन की मुद्रा जो है वो यूरोजोन है। यूरो जो है, यूरोजोन इसकी करेंसी का नाम है। साथ ही ईयू के अंदर जो 27 सदस्य देश हैं, इसमें से एक सदस्य देश का नाम है फ्रांस। और मेरे मित्रों, फ्रांस वही देश है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। कौन सा है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश है। तो यूरोपियन यूनियन का कौन सा देश है जो सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य है? तो साथियों, फ्रांस जो है इसका स्थायी सदस्य है। क्योंकि यूएन के अंदर 5 स्थायी सदस्य देश हैं ना, यूएनओ के अंदर 5 स्थायी सदस्य देश हैं। उनमें से कौन सा सदस्य देश ऐसा है जो यूरोपियन यूनियन का जो है
यूरोपियन संघ का जो है क्या है, सदस्य है, तो वो फ्रांस हो जाएगा। साथियों फिर कभी बात करेंगे, आगे बात करते हैं हम क्या है। अच्छा, इसके लिए किस जगह थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हवेनसांग के शासनकाल के दौरान भारत आया था। साथियों हवेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हवेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मेरे मित्रों कहीं जगह अगर आपको दिखाई दे तो 629 से लेकर और कब तक रहा था, ये 642 तक भारत में हवेनसांग जो रहा था, भारत में रहा था। मेरे मित्रों हवेनसांग की एक पुस्तक पूछी जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है साथियों, कई बार पूछा जाता है। CU की जो है इसका लेखक कौन है? हवेनसांग जो है। साथियों हवेनसांग जो है, इस हवेनसांग ने हर्षवर्धन, इस हर्षवर्धन को शाक्य मुनि भी कहा था। सर में क्या था? शाक्य मुनि, नीति का पंडित, शिलादित्य, यात्रियों में राजकुमार। आ जाता है। मेरे मित्रों ये क्वेश्चन आपको अगर कहीं दिखाई दे तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जब हवेनसांग भारत आया था तो उस समय चीन का शासक कौन था? साथियों चीन का उस समय शासक, अरे उस समय चीन का जो था शासक, तो मेरे मित्रों ये ध्यान रखना ताई शुंग जो है वो चीन का शासक था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। शरणार्थियों हेतु संयुक्त उच्च आयुक्त। साथियों संयुक्त उच्चायुक्त है, अलग अलग लिख दिया, ये एक जगह लिख लेना। उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ पर है? तो संयुक्त राष्ट्र के लिए उच्चायुक्त का मुख्यालय जो है साथियों वो जेनेवा के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, जेनेवा में। अगर मैं बात की जाए तो यूएनओ की एक एजेंसी है साथियों, यूएनओ की एक एजेंसी है, अगर आपसे सही से मैं बात बता पाऊँ तो यूएनओ की एक एजेंसी है, UNHCR होगा शायद, UNHCR, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, स्पेलिंग जरूर देखना, कमिश्नर की पेपर में आ सकती है, फॉर रिफ्यूजी। साथियों इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा के अंदर है, और इसको साथियों मेरे मित्रों 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक तो 1954 में मिला था और 1951 में भी इसको जो है मिल चुका है 2 बार। निम्नलिखित में से कौन सा दिसंबर 2021 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले, साथियों पुराना क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आंसर बन जाएगा आपका, पहला ही आंसर जो है ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये उस समय के अकॉर्डिंग करंट का क्वेश्चन था, तो अब तो ये क्वेश्चन अब भी रहेगा। गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसको सम्मानित किया गया था? मेरे मित्रों ये जो अभी क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ज़रूर पुराना है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, छोटी सी। इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? ये आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना, आप 2023 वाला देख लेना, और 2024 करंट अफेयर में अगर आपने इस बार वाला भी पढ़ा है तो फिर वो भी देख लेना एक बार ज़रूर से। अगला क्वेश्चन देखिए, पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है? यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक उपलब्धि के लिए, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के समाचार पत्र पत्रिकाओं के ऑनलाइन साहित्य और संगीत रचना, एशिया और यूरोप में खेल उपलब्धि और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे मित्र इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। अमेरिकी पत्रकार थे साथियों, अमेरिकी पत्रकार थे, वैसे तो वो हंगरी के थे, हंगरी मूल के अमेरिकी बोल सकते हैं हम, जोसेफ पुलित्जर, इनकी याद में कोलंबिया विश्वविद्यालय जो है ये 22 श्रेणियों के अंदर दिए जाते हैं पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो है 1917 से साथियों ये प्रारंभ कर दिए गए थे। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम भारतीय की बात करें तो आप किसको मिला था?
प्रथम भारतीय। मेरे मित्रों, प्रथम भारतीय की बात की जाए तो गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल जो है 1937 के अंदर इनको दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था, लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। इसमें 15,000 जो है अमेरिकी डॉलर जो है वो इसमें राशि दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थापित किया गया था? तो मेरे मित्रों 1906 में ये स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चार्ल्स डिंकेस का कौन सा उपन्यास गरीबों पर औद्योगिकरण का प्रभाव की जानकारी डालता है? तो मेरे मित्रों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओलिवर ट्विस्ट, जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव प्रदान करता है? कौन सा एक स्वतंत्र चुनाव प्रदान करता है? साथियों अनुच्छेद 370 है। अनुच्छेद 370 ये तो स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लिए थे। इसके ABC 3 भाग थे, B और C को ख़त्म कर 2019 में। अब इस 370 में केवल A भाग है, जम्मू कश्मीर के लिए है। अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 324। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 324। साथियों चुनाव आयोग जो है इसके बारे में जानकारी ज़रूर लेंगे, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का माहौल भी है और लोकसभा के चुनाव भी अभी हाल फिलहाल 4-5 महीने पहले ख़त्म हुए हैं। तो चुनाव आयोग जो है अनुच्छेद 324 से लेकर और 329 तक चुनाव आयोग का उल्लेख है। ठीक है साथियों, हमारा चुनाव आयोग कब चर्चा में आया था? ये सॉरी, चर्चा की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा चुनाव आयोग जो है 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, इस्टेब्लिश्ड जो है ये हुआ था। साथियों चुनाव आयोग जो है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान के अंदर भारत का मुख्य की अगर बात की जाए तो मुख्य वर्तमान के अंदर कौन है? हाँ जगह है साथियों। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और इसमें अन्य 2 सदस्य जो है ना, अन्य 2 सदस्य साथियों, अन्य 2 सदस्यों में से डॉक्टर सुखबीर, क्योंकि अनूप चंद्र पांडे ने इस्तीफा दे दिया था, और सुखबीर सिंह संधू और एक ज्ञानेश कुमार हैं, ये 2 वर्तमान के अंदर हैं। साथियों 1 अक्टूबर जो है, 1 अक्टूबर 1993 से ये जो है बहुसदस्यीय बन गया था, बहुसदस्यीय बन गया था। वैसे तो 1976 के अंदर एक तारकुंडे समिति थी साथियों, उस तारकुंडे समिति ने इसकी अनुशंसा की थी कि हमारा चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय बनना चाहिए। तो 1989 के अंदर पहली बार हमारा चुनाव आयोग जो है बहुसदस्यीय बन गया था। लेकिन 1990 में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके द्वारा पुनः 1 सदस्य हो गया था, और उसके बाद 1993 में फिर से वो बहुसदस्यीय हो गया। बहुसदस्यीय में 1+2 का प्रावधान कर दिया गया। साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं ये 62 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रह सकते हैं, या कार्यकाल 6 साल हो जाए तो ये रह सकते हैं। और अगर बात की जाए तो हाँ, कार्यकाल 65 वर्ष होना चाहिए भाई, 65 वर्ष। और अन्य जो हैं मित्रों, अन्य 62 वर्ष या कार्यकाल उनका भी है, कैसा है, 6 वर्ष हो जाए वही हो जाएगा। साथियों एक बात ज़रूर ध्यान रखना, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो मेरे मित्रों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। USA के किस राष्ट्रपति ने कहा था कि अधिक गेहूं बोए और गेहूं युद्ध जिताएगा? साथियों विल्सन ने कहा था, वुड्रो विल्सन जो है इन्होंने ये बात कही थी। अगले क्वेश्चन पे बात करें। ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ग्राम न्यायालय जो है किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2008 में जो है ये स्थापित किया गया था ग्राम न्यायालय। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संवैधानिक उपचारों की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
अंबेडकर आ जाएगा। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है और इनको जननी भी कहा जाता है, जनक व जननी भी कहा जाता है। संविधान सभा के एक सदस्य थे डॉक्टर के.वी. राव या के.वी. राव। के.वी. राव जो है, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक व जननी कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने हैं, 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति, 2 लगातार कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे मित्रों। ये संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भीमराव अंबेडकर को एक दक्ष पायलट की संज्ञा भी दी थी। किसकी? दक्ष पायलट जो हैं, इसकी संज्ञा भी दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी किताबें पेपर में पूछी जाती है मित्रों। मैं लिख तो नहीं पाऊंगा सारी, लेकिन फिर भी एक दो कोशिश करते हैं, जगह है। हाँ, यहाँ लिखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, इनकी इम्पोर्टेंट किताबें जो हैं, किताब बुक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, अनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और हिंदू धर्म की पहेलियाँ, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, रिडल्स ऑफ द हिंदुइज्म, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार, पाकिस्तान पर विचार। एक नाम मुझे याद आ रहा है, मकलानी, कौन से मकलानी थे, उसके ऊपर बात करेंगे। शूद्र कौन है, शूद्र कौन है। गांधी तथा कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, ये भी इनकी एक किताब का नाम है, अछूतों के लिए क्या किया। सभी किताब ज़रूर नोट कर लेना साथियों। मुकलानी, कौन से मुकलानी है, मकलानी है, इनका नाम मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा। साथ ही 2022 के अंदर 21-22 का सम्मेलन था वो, और महाविद्यालयों का कोई विज्ञान से रिलेटेड सम्मेलन, जहाँ डॉक्टर सॉरी ये कौन है, पीएम मोदी जी, हमारे पीएम मोदी जी गए थे। उन्होंने मकलानी के द्वारा 4 किताबें लिखी गई थी जो अंबेडकर के जीवन के ऊपर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयाम दर्शन, मुझे ध्यान आ रहा, आयाम दर्शन, राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयाम दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, एक किताब व्यक्ति दर्शन पे थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन दर्शन। साथियों, ये 4 किताबें जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आयाम दर्शन, डॉक्टर भीमराव राष्ट्र दर्शन, डॉक्टर भीमराव व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन दर्शन, ये किताबें हैं। संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। साथियों, ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, लागू हुआ था अगले साल 1979 के अंदर। और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 19 जो है, अनुच्छेद 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी जब भारत का संविधान लागू हुआ। वर्तमान के अंदर 6 हैं, वर्तमान के अंदर 6 हैं। और साथियों, इन्हीं में से एफ की स्वतंत्रता जो है, जहाँ संपत्ति अर्जित करने का हमारा अधिकार था, मौलिक अधिकार था, हमारी स्वतंत्रता थी, इसको वहाँ से हटा दिया गया था। मेरे मित्रों, अनुच्छेद 31 जो है, इसमें भी मौलिक अधिकार का ही भाग है। ये भी अनुच्छेद 21 में भी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार था। अनुच्छेद 19 का भाग ये एफ वाला, और अनुच्छेद 31 जो है, इन दोनों को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार थी, और 1978 में, अच्छा ठीक है, हटा दिया गया है इनको। और वर्तमान के अंदर अगर बात की जाए तो वर्तमान में अनुच्छेद 300A का भाग बना दिया। किसका? 300A का भाग बना दिया। मेरे मित्रों, ये जो सरकार आ गई थी, पहली बार गैर कांग्रेस की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई भारत का प्रधानमंत्री बन गया था, मोरारजी, और उन्हीं की सरकार के द्वारा ये संशोधन हुआ था। केंद्रीय निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। साथियों, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। वो किसके ऊपर कानून बना सकते हैं, किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? हाँ ठीक है,
केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। साथियों सूचियाँ 3 हैं, सूची 3 है, 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे, उसमें 3 अनुसूचियाँ दे रखी हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, ये हैं। तो समवर्ती सूची जो है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को भी है, केंद्र को भी है, दोनों बना दे तो केंद्र वाला कानून मान्य हो जाएगा। साथ ही समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है ये ली गई थी। चलो आगे बात करते हैं। अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो मेरे मित्रों, अमुक्तमाल्यदा पुस्तक जो है कृष्णदेव राय के द्वारा जो है ये लिखी गई थी। चंदा एक्स रे वेधशाला जो है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी की फ्लैगशिप श्रेणी के अंदर आता है? तो मेरे मित्रों ये नासा के द्वारा आता है। कहाँ आता है? नासा के द्वारा आता है। नासा जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एस्टेब्लिश जो हुआ था 1959। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जुलाई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा मेरे मित्रों, यहाँ से अगर ये पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो साथ ही इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। मेरे मित्रों एक पेपर का पूछा गया का प्रश्न है वाशिंगटन डीसी में डीसी का अर्थ क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है रॉकेट के किसका नाम बाहुबली था। साथ ही ये क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर के अंदर लगातार बार बार पूछा गया था। तो इसरो जो है इसरो के एक बार तो ये देखते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च। साथियों इस पेन की वजह से मुझे कुछ समस्या आ रही है। साथियों ये फॉर्म कब हुआ था? फॉर्म कब हुआ था? इसरो की स्थापना पूछी जाए तो 15 अगस्त का दिन था और 1969 का साल था। उस समय इसरो की जो फॉर्मेशन हुआ था। इसरो का साथियों हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसरो का हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु के अंदर इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है। साथियों इसरो के चेयरमैन जो हैं एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं। मेरे मित्रों एस सोमनाथ से पहले जो थे वो थे के सिवान, और के सिवान को भारत का रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रॉकेटमैन, रॉकेटमैन ऑफ इंडिया, भारत का रॉकेटमैन। जैसे मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम, तो उसी प्रकार भारत का रॉकेटमैन के सिवान। किस वर्ष तक कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप पहुंचा था? कोलंबस। साथियों कोलंबस जो है, कोलंबस ये भारत को खोजने के लिए निकला था, इंडिया को खोजने के लिए निकला था। जैसे ये समुद्र के अंदर आगे गया तो समुद्र के अंदर इनकी कश्ती जो है, समुद्र में इनकी कश्ती जो है वो घूम गई थी, तूफान आ गया था और तूफान के कारण इनकी कश्ती ने घूम गई और घूमती घूमती कहीं एक पहुँच गई, कहीं वो जहाँ पहुँची वहाँ क्या मिला था? वेस्ट इंडीज़ मिला था। 1492 के अंदर इन्होंने क्या खोज दिया था? वेस्ट इंडीज़ को खोजने का काम कर दिया था। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पेप्सिको के वर्तमान सीईओ कौन है? साथियों इसको पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना, जब ये पेपर में पूछा गया था तो इसका आंसर ये है। आप इसको एक बार करंट अफेयर में जरूर से जरूर चेक कर लेना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्षेत्र गर्म है और वर्ष भर भारी वर्षा करते हैं। ये चूंकि कोई विशेष शुष्क ऋतु नहीं है अतः वृक्ष अपनी पत्तियां नहीं गिराते इसका मतलब सदाबहार वन हो जाएंगे, सदाबहार। ये घने और भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों और कटिबंधों के निकट पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है मेरे मित्रों, ये पृथ्वी जो है इसके बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा 0 डिग्री की भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर लाइन कहलाती है। इस भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं ये क्षेत्र जो है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से
1857 के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के बाद पहली ब्रिटिश राज्य की नींद हिल गई थी। नींद का मतलब यहाँ नींव से है, नींव हिल गई थी। मेरे मित्रों, कौन सी आंदोलन से नींव हिल गई थी? असहयोग आंदोलन से नींव हिल गई थी। साथियों, 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था ना, उसमें इसको पारित कर दिया था। और नागपुर अधिवेशन के अंदर नवंबर में उसी साल हुआ था, उसमें इसको क्या कर दिया था, पुष्टि दे दी गई थी। हाकिम अजमल खान जो अध्यक्षता के रूप में थे। पहले नेता जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था इस आंदोलन के द्वारा, तो मोहम्मद अली जो नेता थे, मोहम्मद अली पहले नेता थे जिनको इस आंदोलन के दौरान अरेस्ट कर लिया था। और 5 फरवरी 1922 का वो साल था जहां उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अंदर जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर चौकी के अंदर पुलिस वालों को जला दिया गया था। और इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। महात्मा गांधी उसमें बारदोली के अंदर थे, बारदोली में वहाँ मीटिंग के दौरान इसको वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी। असहयोग आंदोलन इसका आंसर आ जाएगा। एक कॉरपोरेट संस्था जो हाल ही में विश्व की $2 ट्रिलियन सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनी है। साथियों, अमेजन है। अमेजन ये तो बदलती रहती है, इनको एक बार करंट अफेयर में चेक कर लेना। हिमालय के किस भाग में करेवा निर्माण में एक अद्भुत प्रकार की मृदा निर्माण में पाई जाती है? तो साथियों, कश्मीर हिमालय। 30 क्वेश्चन करेंगे साथियों, इसका 30 क्वेश्चन करेंगे जो हैं, 30 ही क्वेश्चन करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और 38वीं समानांतर रेखा उत्तर बार बार समाचारों में रहता था। यह उत्तरी कोरिया और रूस के बीच में है, या उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है, दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच में है, उत्तर और उत्तरी कोरिया के बीच में है। साथियों, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो है 38वीं समानांतर रेखा है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने दी थी? साथियों, बलवंत राय मेहता जो है, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई थी। हम इसमें क्वेश्चन करेंगे बट कम ही करेंगे, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। है तो 50 क्वेश्चन, देखते हैं जितने होंगे उतने कर लेंगे। भारतीय संविधान के केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों पर विचार के लिए संविधान लिया गया था। तो साथियों, कनाडा से है। अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ हैं जो संघ राज्य समवर्ती, साथियों संघ राज्य, और तीसरी कंकरेंट लिस्ट जो है, समवर्ती सूची जो है। कुछ विषय ऐसे हैं जो इन तीनों के अंदर बांटने के बाद भी रह जाते हैं। तो ऐसे विषय जो हैं वो केंद्र के साथ कनाडा से लिए गए हैं, और संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है उनके ऊपर। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? मेरे मित्रों, रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी के ऊपर है। रावी नदी साथी हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी याद रखना, रोहतांग दर्रे से निकलती है। साथियों, इस नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है जिसको कमेरा परियोजना बोलते हैं। साथियों, कमेरा या हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको कहीं थोड़ा मोटा ऑप्शन ऐसा मिल जाए, कमेरा या चमेरा परियोजना जो है ये बनाई गई थी। साथियों, इसी के अंदर एक बांध बनाया गया है जिसको थीन बांध कहा जाता है। कौन सा बांध है? थीन बांध है। साथियों, थीन बांध को ही रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। मैं 2-3 क्वेश्चन आपके साथ यहाँ साझा कर रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। साथियों, चिनाब और रावी नदी जो है, चिनाब और रावी नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? अब रावी और व्यास नदी का बीच का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? तो रावी और व्यास नदी के बीच का क्षेत्र कहलाता है बरी। इसको साथियों बड़ी भी बोल दें, या हिंदी के अंदर ऐसा लिखा है बड़ी। और ये होता है रचना, जो है ये रचना। एक क्वेश्चन और भी हो सकता है साथियों यहाँ से कि रावी नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या है? तो रावी नदी का प्राचीन नाम है पुरुषनी नदी, जो है इसका प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की संवा करती है? किसके द्वारा किया गया था? एक अनियंत्रित कलम नष्ट करने की सेवा करती है, ये किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, महात्मा गांधी जो है। इसके सेंस समझ में नहीं आ रही क्वेश्चन की ढंग क्या है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ये बिल्कुल सही है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्व की ओर देखो नीति और पूर्व की ओर करो नीति और पूर्व की ओर देखो। साथियों, पूर्व की ओर देखो नीति जो है ये तो पीवी नरसिम्हा राव थी। कार्य करो एक्ट पॉलिसी, मोदी ने इसका नाम बदल दिया था। पीवी नरसिम्हा राव की नीति को ही मोदी जी ने नाम बदल दिया गया था। तो 1, 2,
4 3, 1 2 4 3, ये ऑप्शन में 1 2 4 3। नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित के विचार कीजिए। नदी डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा क्या बताना है, विचार करना। नदी डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाती है। उसका स्थानीय नाम सोंस है। सोंस एक प्रकार की मछली होती है। यह एक अंध प्रजाति है और बिल्कुल साफ जल के अंदर साथियों ही रहती है। जल अगर थोड़ा सा भी अशुद्ध हो जाएगा तो अशुद्ध जल के अंदर ये नहीं रह पाएंगी, डॉल्फिन जो नहीं रह पाएंगी। तो उपरोक्त तीनों ही इसके बिल्कुल सही आंसर हैं। गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? गंगा डॉल्फिन के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे मित्रों। ये क्वेश्चन आपके लिए है। गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य, ये क्वेश्चन आपने कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? तो वन कृषि के अंदर कौन सी खेती की जाती है? औषधीय और सुगंधीय झाड़ियाँ, चारागाह, उगाए घास भूमियाँ, वनों का विकास और देखभाल। ये क्वेश्चन है हरियाणा के इतिहास में साक्ष्य। देखो सेंटर के पेपर में भी स्टेट का क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन सा इसका साक्ष्य नहीं पाए गए थे? अशोक स्तंभ जो है, चनेती स्तूप जो है, सांची स्तूप जो है, थानेश्वर स्तूप जो है, ये है। तो सांची स्तूप जो है ये इसका आंसर है, क्योंकि सांची स्तूप हरियाणा में नहीं है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में संस्तुति हेतु बनाई गई समिति कौन सी थी? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है, ये मौलिक कर्तव्य जो है सरदार सोन सिंह समिति जो है, इस समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की बात करी। हमारी संसद ने कानून बनाया, 10 जोड़ दिए और 10 जोड़े गए थे। ये मौलिक कर्तव्य है, 10 जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 साथियों ये लागू हुआ था। संविधान में संशोधन 3 जनवरी 1977 को ये लागू हुआ था और इस दिन 10 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो लागू हुए थे। वर्तमान में 11 हैं। वर्तमान में 11 तो एक बाद में जोड़ा गया होगा। 86वां संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसने अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं इनकी सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा जो है ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, प्रत्येक माता पिता का ये कर्तव्य है कि अपने बच्चों को प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई। और वर्तमान में 11 है इनकी संख्या, ध्यान रखना साथियों। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस समय। 10 जोड़े गए। संविधान के इन प्रावधानों के कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के उद्घाटन करती है? प्रस्तावना। साथियों प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द बिल्कुल है। राज्य के नीति निर्देशक में भी धर्मनिरपेक्ष है, मौलिक अधिकारों में भी धर्मनिरपेक्ष है, तो सही इसका आंसर हो जाएगा। भारत के तटीय मैदानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तटीय मैदान आधे डूबे हुए मैदानों का एक उदाहरण है। पूर्वी तटीय मैदान पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक स्थिति उपलब्ध करवाता है। पूर्वी तटीय मैदान वृहद और एक उभरते तट का एक उदाहरण है। पूर्वी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे डेल्टा विकसित किए गए हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। इसमें पूछा क्या गया था, ये निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है? निश्चित पूंजी। साथी उत्पादन का कारण है कार्यशील पूंजी, ये भी इसका उदाहरण है। उद्यमियों द्वारा अर्जित लाभांश भी इसका उदाहरण है। तो जो ऑप्शन डी बच गया यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? साथियों ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर है। अंडमान निकोबार के अंदर है। मेरे मित्रों अंडमान निकोबार जो है इसके बारे में मैं 2-3 प्रश्न आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा। अंडमान निकोबार जो है इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में चल रही थी, पोर्ट ब्लेयर। साथियों पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया, नाम, और कौन सा नाम कर दिया? अब इसका नया नाम कर दिया है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम जो है इसका नया नाम हो गया है। दक्षिण अंडमान का भाग है ये। दक्षिणी अंडमान जो है इस दक्षिणी अंडमान का भाग है। साथियों अंडमान निकोबार जो है ये 572 द्वीपों से मिलकर बना है। ये बंगाल की खाड़ी के अंदर है। मोटी मोटी बात करेंगे साथियों, ज़्यादा
नहीं करेंगे। यहीं पर एक सेल्युलर जेल है साथियों, सेल्युलर जेल है। धीरे धीरे मुझे पता है सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। सेल्युलर जेल है, इसका नाम वीर सावरकर के नाम, वीर सावरकर के नाम से रखा जा चुका है साथियों। यहीं पर अंडमानीज से जारवा सेल्युलर जेल, हाँ बिल्कुल सही भाई, ये चीज़ है। निम्नलिखित पर विचार करें और उत्तर चुनें। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है साथियों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत पाकिस्तान के बीच में है साथियों। 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो उस समय पूर्वी पाकिस्तान भी था, पश्चिमी पाकिस्तान भी था, दोनों के बीच में ये खींची गई थी। मैकमोहन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मेरे मित्रों, इस पे कहना क्या चाहता है ये, अच्छा ये पूछता होगा कि कौन सही उत्तर चुनो कौन सा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है साथियों। ये ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी दोनों गलत हैं। तो साथियों दोनों गलत हैं, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच तो डूरंड है, डूरंड। मैकमोहन रेखा साथियों भारत और चीन के बीच में आ जाएगी साथियों। एक्चुअल में तो जो मैकमोहन रेखा था ना, ये भारत और तिब्बत के बीच में थी, भारत और तिब्बत। साम्यवादी क्रांति के बाद 1949 में चीन को आज़ादी मिल गई थी और चीन की आज़ादी के बाद अगले साल 1950 में माओ जो थे, चीन के माओ क्रांति, साम्यवादी क्रांति, तो उसके बाद उसने तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया। और जब दलाई लामा 1958 के अंदर भारत आया तो चाइना ने सरेआम कह दिया कि किस किस के बीच में है, भारत और अब चाइना के बीच में है। निम्नलिखित में से कथनों पर पढ़िए। भारत में इस समय 750 विश्वविद्यालय हैं, से ज़्यादा हैं, बिल्कुल हैं। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 7 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना है साथियों। 6 से 14 आएगा, 7 से 14 नहीं आएगा, केवल एक सही हो जाएगा। जब त्रिसदस्यीय सरकार या और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा, प्रधानमंत्री कौन से थे? पीवी नरसिम्हा राव थे साथियों, पीवी नरसिम्हा राव। ये 73वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा 1992 में संसद में रखा था साथियों। 20 अप्रैल जो है, इधर लिख दिया मैंने, 20 अप्रैल 1993 को हमारे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। शंकर दयाल शर्मा जो थे उस समय राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे। और 24 अप्रैल को जो है ये 1993 को भारत में लागू किया, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस जो है इसके रूप में मनाते हैं 24 अप्रैल को साथियों। अगर मैं बात करी हरियाणा में कब लागू हुआ था, तो साथियों 22 अप्रैल 1900, और अगले साल आ गया था 94 में हुआ था। क्योंकि जब ये 1993 में लागू हुआ था, कहा गया था कि प्रत्येक राज्य 1 साल के अंदर अंदर जो है, यानी अगला 23 अप्रैल 1994 तक अपने राज्यों में इसको लागू कर देना। ठीक है साथियों, इतनी सारी बात हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें और रह गई। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। अनुच्छेद 243 से लेकर और अनुच्छेद 243 ओ तक जोड़े गए थे अनुच्छेद। आगे बात करेंगे फिर। 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत के शासन अंतर्गत शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा स्थान असत्य कथन बताना साथियों कौन सा है? इस प्रक्रिया में शहरी स्थानों उन्हें सिविल लाइन्स कहा गया, किंतु भारतीय कॉलोनियों को बसाने के लिए बनाए गए थे साथियों। यही गलत हो गया, आगे पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार आप जरूर पढ़ लेना, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आप जरूर देख लेना इसको एक बार। इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट के असमेकित गोलार्ध रोडो बटिया कंकड़ों में तूफानी समुद्री संदर्भित द्वीप कौन सा है? तो साथियों इसका उत्तर आ जाएगा लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप। साथियों अभी मैम ने बात किया था चागोस कटक का उदाहरण है, पहला क्वेश्चन देख लेना आप, मैंने कई सारी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष, 65 वर्ष, 65 वर्ष। ठीक है साथियों, मुख्य की होती है 65 वर्ष, हाईकोर्ट 62। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया था साथियों। सर्वोच्च न्यायालय जो है 28 जनवरी 1950 को जो है अस्तित्व में आया था। DY चंद्रचूड़ जो हैं
आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 1+33 यानी 34 न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के दिन। पहला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में बना था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में स्थापना की थी। सर एलिजा इम्प्यूस के पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। आगे बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भारत के होम रूल लीग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ये बताना सत्य कौन सा है। यह भारत में पहली बार एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था, इसी के द्वारा शुरू। सत्य बताना था, एक ही सत्य होगा, बाकी सारे साथियों गलत हो जाएंगे। एक बार इन पर नज़र जरूर मार लेना आप। एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः हेतु शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था साथियों? शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए शुरू किया गया था। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है? साथियों ये क्वेश्चन हमारे सामने पहले आ चुका था। यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन का कहाँ पर है? ब्रुसेल्स के अंदर